Hello friends, my name is Saqib Rasool and I welcome you all in today's lecture. Today this is our lecture number 6 I think. So in this lecture we will discuss about the need for modulation. जो हमारा लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो उसमें हमने सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम नीड फॉर मॉड्यूलेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम मॉड्यूलेशन जो है ये हम क्यों करते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम आज देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहले मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, मॉड्यूलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली अ टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, बाय विच द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कौन सी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज मिक्सड विद अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये क्या है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो इनको हम इसको मिक्स कर सकते हैं इसके साथ, सो देट कि जो ये वीक सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस क्या कर सके, कवर कर सके। तो जो ये है इसको क्या कहते हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन जो है ये हम मतलब क्या मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स देखेंगे, एक तो है इम्प्रूव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, जो सिग्नल है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और इंटरफेरेंस जो है वो भी डिक्रीज यहाँ पे हो जाती है, कम हो जाती है। इंटरफेरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि इंटरफेरेंस क्या होती है। तो इसके बाद एनहेंस्ड डेटा कैपेसिटी, और डेटा कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पे एनहेंस हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूलेशन का मकसद क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम ये मॉड्यूलेशन। देखिए अगर हम बेसिकली देखेंगे, मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज signal, to carry a low frequency message signal over large distance। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये यहाँ पे ट्रांसमीटर है और ये क्या यहाँ पे रिसीवर है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा है, तो जो ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये खुद यहाँ से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, और ये सिग्नल जो है ये रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इसकी करेंगे और इसको मिक्स करेंगे किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ करेंगे, ताकि ये कवर करे यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस। तो ये है मेन रीज़न क्या मॉड्यूलेशन का। देखिए अभी हम एक एक करके देखेंगे जो मॉड्यूलेशन है ये हम क्यों करते हैं। मेन जो है, मेन यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एंटीना हाइट। फर्स्ट इज एंटीना हाइट। तो एंटीना की हाइट जो है ये रियलिस्टिक हो एंटीना की हाइट, यानी कि जो हम रियलिटी में एंटीना का साइज यहाँ पे रख सकते हैं, वो यहाँ पे डिसाइड कौन करता है, वो करता है यहाँ पे मॉड्यूलेशन डिसाइड करता है। तो ये पहला जो बेनिफिट है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे नीड फॉर मॉड्यूलेशन जो है वो क्यों करते हैं हम, पहली है वो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे एंटीना हाइट, यानी कि जो एंटीना की हाइट हो वो रियलिस्टिक हो। देखिए हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी समझा था। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो एंटीना की हाइट है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है डायरेक्टली लैम्डा, वही किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन 4, यानी कि वेव लेंथ अपॉन 4। और तो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लेंथ है एंटीना की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ की। तो अगर हम यहाँ पे वेव लेंथ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ भी है ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, एंटीना की लेंथ भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम लेंथ यहाँ पे वेव लेंथ यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेव लेंथ जो है ये किस पे डिपेंड है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। तो यहाँ पे सारा चक्कर जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का चक्कर है यहाँ पे। देखिए अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी करेंगे डिक्रीज, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारी मैसेज सिग्नल होती है यानी कि बेसबैंड सिग्नल होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, लेकिन इसकी वेव लेंथ क्या होगी, वेव लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। और अगर इसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे एंटीना का साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे काम, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन, क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, ये वीक सिग्नल जो है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ये हम मिक्स करेंगे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से, यहाँ पे के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अगर हम रिलेशन देखेंगे
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि सी क्या, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करके वेवलेंथ का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे होगी फॉर एग्जांपल 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लेंगे यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे वेवलेंथ किसके बराबर आएगी 3 इंटू 10⁸8, क्योंकि c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो है 3 इंटू 10⁸8 और 20 क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा यहाँ पे यह हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻3। तो जब हम ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जो है वो तकरीबन 15,000 के बराबर आएगा, और जहाँ पे अगर हम एल निकालेंगे तो वो आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ निकालेंगे एल तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो एल का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए तो मेन पॉइंट जो है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है वो है एंटीना साइज, ताकि जो एंटीना का साइज हो वो हम रियलिस्टिक यहाँ पे रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर मॉड्यूलेशन करेंगे। तो इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है ऑपरेटिंग रेंज। जो ऑपरेटिंग रेंज होगा यानी कि रेंज होगा बिटवीन किसके दरमियान, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो रेंज होगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि जो ट्रांसमीटर से सिग्नल जो निकले वो बराबर कहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे रिसीवर तक यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए हमें पता है जो पावर है किसका, पावर ऑफ सिग्नल ये किस पे डिपेंड होता है, ये है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो सिग्नल का पावर जो है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिग्नल की कम होगी तो पावर भी यहाँ पे कम होगा। देखिए हमारी जो सिग्नल है वो क्या है, वो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो उसका पावर भी क्या है, पावर भी यहाँ पे कम रहता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचाना चाहेंगे, कहाँ तक, रिसीवर तक पहुँचाना चाहेंगे, तो ये सिग्नल जो है ये डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये क्या करेगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस तक यहाँ पे ट्रेवल कर पाएगी, तो उसके आगे ये फिर इसका पावर जो है कम हो जाएगा, तो ये रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएगी। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट ओवर लार्ज डिस्टेंस, तो अगर हम यहाँ पे इसको लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वीक सिग्नल को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, जो इसको फिर कहाँ तक पहुँचा पाए, रिसीवर तक पहुँचा पाए। तो ये है दूसरी इसकी एडवांटेज, यानी कि ऑपरेटिंग रेंज जो है, यानी कि जो रेंज है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर, तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ये ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस जो है यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर सकते हैं ये सिग्नल। तो ये है सेकंड यहाँ पे बेनिफिट, यानी कि हम क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं। तो इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, वो है इंटरफेरेंस, यानी कि जो इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे कम हो सके, यानी कि टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस या टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देखिए आपको यहाँ पे कॉल करनी है, आप यहाँ पे किसी लोकेशन पे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे किसी और लोकेशन में है, तो आपको आप क्या करेंगे, इसको एक फ़ोन कॉल यहाँ पे करेंगे। देखिए तो यहाँ से सिग्नल एक जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी यहाँ पे इस रिसीवर के पास जो आपका यहाँ पे फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे, हज़ारों में, ठीक है, बहुत तादाद में यहाँ पे लोग होंगे, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इनको भी यहाँ पे कॉल्स आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे बहुत सारे सिग्नल्स, क्या होंगे, बहुत सारे सिग्नल्स, और यहाँ पे अगर इनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो इस वजह से क्या आएगी यहाँ पे इंटरफेरेंस, और यहाँ पे जो है एरर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कैरियर वेव फिर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जिसकी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम अलॉट करते हैं एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम इस कैरियर इस मैसेज सिग्नल को क्या करते हैं, यहाँ पे अलॉट करते हैं एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर किसी मैसेज को यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस मैसेज को अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देंगे, और जो दूसरी यहाँ पे मैसेज सिग्नल है उसको अलग फ्रीक्वेंसी देंगे। तो इस वजह से क्या है, ये एक अलग रेंज में आती है और ये दूसरे अलग रेंज में आती है फ्रीक्वेंसी फिर, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल जो है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाती है। कैसे, क्योंकि जो जितनी भी यहाँ पे मैसेज सिग्नल्स हैं उनको हम क्या देते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे अलॉट उनको करते हैं, यानी कि अलग अलग यहाँ पे कैरियर उनको देते हैं, कैरियर सिग्नल, सो दैट कि जो यहाँ पे मिक्सअप हो जाती थी सिग्नल्स, अब वो मिक्सअप नहीं हो जाएंगी और इस वजह से इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस, तो आपको यही याद रखना है, मॉड्यूलेशन हम इसीलिए करते हैं क्या, ताकि जो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे कम हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। फॉर एग्जांपल ये अगर 5 मैसेज सिग्नल्स हैं और इनको हमें क्या करना है, एक ही चैनल के थ्रू यहाँ पे पास करना है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी मैसेज को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैरियर के साथ मिक्स करेंगे यहाँ पे, सो दैट कि इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा चारों मैसेज सिग्नल्स का। तो इस वजह से क्या होगा, फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इसी तरह है फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, वो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहले मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, यहाँ पे हम मोर देन वन इनपुट्स जो है उनको हम कंबाइन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर यहाँ पे इनको एक ही चैनल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और फाइनली जो है यहाँ पे फिर हर किसी रिसीवर के पास अपने अपनी यहाँ पे सिग्नल पहुँच जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सिंग का ये कंसेप्ट है यहाँ कि मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे इनपुट्स आते हैं और उनको हम एक ही चैनल के थ्रू यहाँ पे पास करते हैं। और इसका अपोजिट जो है वो है डीमल्टीप्लेक्सिंग। और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, वो है अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि आपके पास क्या होगा, एक वन सोर्स होगा, एक इनपुट होगा, सिंगल इनपुट, और इसको हम मल्टीपल आउटपुट्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लेक्सिंग में मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। तो ये है मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक और बेनिफिट है मल्टीप्लेक्सिंग का। देखिए मॉड्यूलेशन हम साइमल्टेनियसली जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो हम कम करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग जो है यहाँ पे हम इसका भी एडवांटेज है, यानी कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो हम पास कर सकते हैं। क्या मतलब वर सिंगल चैनल, यानी कि मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली टू ट्रांसफर मल्टीपल सिग्नल्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो इनको हम सिंगल चैनल के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और इसी चीज़ को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे हम, हमारे पास डिफरेंट क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, और इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और यहाँ पे ये पास हो जाएंगे और कॉमन चैनल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। आई होप ये चारों कंसेप्ट जो हैं आपको समझ आए होंगे। तो फिर फाइनल जो है वो है फिफ्थ पॉइंट, वो है नैरो बैंडिंग ऑफ सिग्नल, यानी कि हम एक वाइड बैंड सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि नैरो बैंडिंग ऑफ सिग्नल। तो नैरो बैंडिंग ऑफ सिग्नल क्या है, यानी कि हम वाइड बैंड सिग्नल को करेंगे कन्वर्ट किसमें, नैरो बैंड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। देखिए ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है, क्या है, ऑडियो सिग्नल, या हम कहेंगे वॉइस सिग्नल, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है कितना, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अगर हम इस को चाहेंगे डायरेक्टली हम ट्रांसमिट करें किससे, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। देखिए हम यहाँ पे अगर इसका जो निकालेंगे, बैंड निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली रेशो निकालेंगे किसका, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लो फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 किलो हर्ट्ज है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि वो है 20 हर्ट्ज। तो रेशियो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा लगभग 1000 के बराबर, अगर हम इन दो का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
जो बैंड है वो क्या है, वो यहाँ पे 1000 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यानी कि हर्ट्ज में अगर हम यहाँ पे निकालेंगे बैंड, तो यहाँ पे बैंड कितना है, बैंड है बैंड का वैल्यू यहाँ पे 1000, यानी कि रेशियो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन अब अगर हम इसी ऑडियो सिग्नल की मॉड्यूलेशन करेंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ, जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी है वो है 1000 किलो हर्ट्ज, यानी कि इसी ऑडियो सिग्नल को हम मिक्सअप करेंगे इस कैरियर के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1000 किलो हर्ट्ज। तब अगर हम निकालेंगे रेशियो बिटवीन हाई, यानी कि रेशियो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1000, पहले आएगी ये 1000 किलो हर्ट्ज प्लस 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि अपर वैल्यू, इसका अपर वैल्यू और इसका अपर वैल्यू इनको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय ये जो है 1000 किलो हर्ट्ज प्लस इसका लोअर वैल्यू यानी कि 20 हर्ट्ज। तो ये रेशो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 के बराबर। तो आप देखिए पहले क्या था इसका रेशो, पहले था 1000 इसका रेशो, अब है 1.2। यहाँ पे जो बैंड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी कि बैंड जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ वाइड बैंड टू नैरो बैंड। ठीक है, तो यही एक मकसद है मॉड्यूलेशन का, जहाँ पे हम मॉड्यूलेशन के मतलब हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं एक वाइड बैंड सिग्नल को एक नैरो बैंड सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैंड क्या होता है, बैंड होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनके बीच जो गैप, फॉर एग्जाम्पल हायर फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या, ये है एक बैंड है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये इसका वैल्यू है 1.2 और इसका वैल्यू था 1000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वाइड बैंड को हमने नैरो बैंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक एडवांटेज है किसकी, मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो ये था हमारा नीड फॉर मॉड्यूलेशन कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा मॉड्यूलेशन क्या होती है और हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। तो इसके बाद एक और कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो अब हम देखेंगे जो मॉड्यूलेशन है इसके कितने टाइप्स हैं। देखिए अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करेंगे, देखिए पहला जो है वो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। और सेकंड टाइप है इसका पल्स मॉड्यूलेशन या पल्स वेव मॉड्यूलेशन, पल्स वेव मॉड्यूलेशन। देखिए जो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन जो है इसके और फर्दर दो टाइप्स, एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा है क्या, एंगुलर मॉड्यूलेशन। एंगुलर मॉड्यूलेशन ये आपको याद रखना है। और जो एंगुलर मॉड्यूलेशन है इसके फर्दर दो टाइप्स है, फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और सेकंड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉडल ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एएम, एफएम और फेज मॉड्यूलेशन, ये तीनों क्या है, तीनों है ये एनालॉग मॉड्यूलेशन, या हम कहेंगे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है ये तीनों। लेकिन अब अगर यहाँ पे ब्रॉडली हम क्लासिफाई करेंगे, यानी कि देखिए कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के दो टाइप हैं, एएम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगुलर मॉड्यूलेशन, और एंगुलर मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स हैं फिर एफएम एंड पीएम यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। और इसी तरह जो पल्स वेव मॉड्यूलेशन है इसके भी दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, और दूसरा है इसका डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। देखिए ये जो कंटिन्यूअस वेव और पल्स वेव मॉड्यूलेशन जो है ये हम किस बेसिस पे यहाँ पे इनको डिवाइड करते हैं, ऑन दी बेस ऑफ जो शेप होती है वेव की उस पे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये कंटिन्यूअस वेव है और ये पल्स क्या है, पल्स वेव ऐसे होती है यानी कि 0 एंड 1, यानी कि लो ये हाई लेवल है इसको हम 1 कहते हैं और ये लो लेवल इसको हम 0 कहेंगे, इसको 1 इसको 0। तो ये क्या है, ये है पल्स वेव मॉड्यूलेशन। इसके बाद पल्स वेव मॉड्यूलेशन के दो टाइप है, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। देखिए जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है इसके तीन टाइप्स हैं, एक है पीएएम, दूसरा है पीडब्ल्यूएम, और तीसरा है इसका पीपीएम, पीपीएम। ठीक है, हम देखेंगे, देखिए पीएएम की फुल फॉर्म क्या है, पीएएम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी तरह पीडब्ल्यूएम
ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और थर्ड क्या है पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। देखिए ये किस पे डिपेंड है। अगर हम पल्स का एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो क्या बन गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर हम विड्थ यहाँ पे चेंज करेंगे तो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसी तरह पीपीएम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड, विड्थ और पोजीशन, तो ये हैं तीन टाइप इसके एनालॉग मॉड्यूलेशन के। इसी तरह जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है इसके दो टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स आप याद रखना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और सेकंड टाइप है इसका डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो देखिए यहाँ पे हमें सारे जो है ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं, यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन टाइप जो है वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। जैसे एम हमें पढ़ना है, इसी तरह एफएम हमें पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये तीन पढ़ने हैं हमें। और इसके बगैर हमें और तीन पढ़ने हैं, पीएएम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये तीन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। बाकी जो है ये दो जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये हमें नहीं पढ़ने। आपके सिलेबस में जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, पीएएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम। तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम ये सारे टाइप जो है एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, वो क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे और डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की अगर हम बात करेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वो कौन कौन सी है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये तीन टाइप की टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज ASK, तो और सेकंड वन इज FSK एंड थर्ड वन इज PSK। इनकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, ये टेक्निक्स है क्या मॉड्यूलेशन की, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। और इसी तरह FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, और थर्ड वन इज फेज शिफ्टिंग की। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि कल का लेक्चर होगा हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। इसी तरह फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में जो है टोटल मॉड्यूलेशन टाइप्स जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही जो है नीड फॉर मॉड्यूलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। और अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, MCQs करेंगे, जो भी अब तक हमने बेसिक्स ऑफ रेडियो वेव कम्युनिकेशन जो पढ़ा वो हम उस पर हम कुछ MCQs 5-6 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो नोन एज, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव प्रोपेगेशन, ट्रोपोस्फेरिक वेव या आयोनोस्फेरिक वेव या स्ट्रेटोस्फेरिक वेव्स। तो ग्राउंड वेव जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस वेव। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह मॉड्यूलेशन इज डन इन, देखिए ये भी हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा है, मॉड्यूलेशन क्या होती है और नीड फॉर मॉड्यूलेशन रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा है। तो मॉड्यूलेशन जो है ये हम कहाँ करते हैं, रिसीवर, चैनल, ट्रांसमीटर या बोथ A एंड C। तो पहले आप यहाँ पे जवाब दीजिए इसका आंसर क्या है, इसके बाद में आपको इसका आंसर जो है वो मैं बताऊंगा। ये कह रहा है कि मॉड्यूलेशन जो है, मॉड्यूलेशन टेक्निक ये हम कहाँ करते हैं, और मॉड्यूलेशन जो है ये कौन करते हैं, मॉड्यूलेटर। और इसी तरह जो इसका अपोजिट है वो क्या है, डीमॉड्यूलेशन। देखिए पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीमॉड्यूलेशन जो है, डीमॉड्यूलेशन क्या होती है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या है, इट इज द रिवर्स ऑफ यानी कि अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल, एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल, extracting the original signal from a modulated wave। यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर एक मॉड्यूलेटर है, ये है मॉड्यूलेटर, इसके पास क्या है, इसके पास आए एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसकी मॉड्यूलेशन हुई होगी कहाँ पे, और ये मॉड्यूलेटर कहाँ पे ये कहाँ पे होता है, डीमॉड्यूलेटर, सॉरी ये यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर नहीं है, डीमॉड्यूलेटर। इसके पास एक मॉड्यूलेटेड वेव आ गई,
तो ये क्या काम करता है, ये बेस बैंड सिग्नल जो है उसको यहाँ पे अलग करेगा, बेस बैंड सिग्नल को सेपरेट करेगा, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल सिग्नल होती है, और यहाँ पे कैरियर को यहाँ पे अलग करेगा, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेव होती है। तो ये मैसेज सिग्नल जो है ये फिर रिसीवर के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या डीमॉडुलेटर जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है रिसीवर एंड पे, यहाँ पे रिसीवर एंड पे। इसी तरह जो मॉड्यूलेटर जो है, मॉड्यूलेटर कहाँ पे आता है, ये होता है ट्रांसमीटर एंड पे, ट्रांसमीटर एंड पे मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये करता है मॉड्यूलेशन, यानी कि बेस बैंड सिग्नल को मिक्स करता है किसके साथ, कैरियर वेव के साथ, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, ये करता है एक्सट्रैक्ट करता है ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम दी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है रिसीवर एंड पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे मॉड्यूलेशन कहाँ पे होती है, फिर मॉड्यूलेशन होती है फिर ट्रांसमीटर एंड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द। तो देखिए नॉइज जो है ये कहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करता है सिग्नल को, एट द ट्रांसमीटर पे, एट द डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर एंड पे, इन द चैनल यानी कि चैनल के बीच, या चैनल क्या होती है, चैनल आपको पता है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमीटर है, ये क्या है, ये है रिसीवर। तो चैनल के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज यहाँ पे पास हो जाती है, यानी कि ये एक्चुअली मीडियम होता है जिसके थ्रू एक ये मैसेज जो है ये पास होगी, यानी कि ट्रेवल करेगी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन द इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स होगा जहाँ से हमारी जो सोर्स होता है किसका, हमारी मैसेज का या सिग्नल का। तो यहाँ पे नॉइज जो है ये कहाँ पे अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, चैनल को। देखिए सबसे ज़्यादा जो है फॉर एग्जांपल चैनल क्या, ये यहाँ पे स्पेस है या यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मतलब कुछ भी है, सॉरी यहाँ पे स्पेस है या यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसको डिस्पर्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन जो है वो भी होगी, ठीक है, इंटरफेरेंस होगी। तो इस वजह से क्या है, चैनल में ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे नॉइज ऐड होने का। तो नॉइज यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इस वजह से जो है ये सिग्नल जो है इसमें डिस्टॉर्शन आता है और एरर्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, द आयोनोस्फीयर फंक्शंस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव्स इन विच आर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। तो आयोनोस्फीयर जो है ये कहाँ पे यूजफुल रहता है, फॉर रिफ्लेक्टिंग द वेव्स, फॉर रिफ्लेक्टिंग द वेव्स। तो ये कौन सा मोड है, मोड ऑफ प्रोपेगेशन है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव या स्पेस वेव या एलओएस। एलओएस क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि लाइन ऑफ साइट रिसीवर के बीच और इसके बीच डायरेक्ट यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे क्या प्रोपेगेशन। और ग्राउंड वेव में क्या होता है, यहाँ पे जो ग्राउंड है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है, जो भी करता है, तो ये होता है ग्राउंड वेव और एलओएस। तो ये दोनों नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्पेस वेव या स्काई वेव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्काई वेव। ऑलरेडी हमने ये भी पढ़ा है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये ईजी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए रेडियो वेव आर। देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, ये है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, ये है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोथ एंड भी या नन ऑफ द अबव। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एक तो ये देखिए रेड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लू क्या है, ब्लू है मैग्नेटिक फील्ड, और ये एरो जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी ये परपेंडिकुलर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द फिनोमेना कॉज्ड व्हेन रेडियो वेव्स ट्रेवल इन 2 और मोर पाथ्स ड्यूरिंग प्रोपेगेशन। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब एक रेडियो वेव जो है डिफरेंट पाथ्स यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पाथ्स के थ्रू जो है ये ट्रेवल करेगी फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, फेडिंग, बैफलिंग या स्किप। तो ऑलरेडी हमने ये भी डिस्कस किया, इसको कहते हैं फेडिंग। और ये कौन सी फेडिंग है, ये है मल्टी पाथ स्प्रेड या मल्टीपाथ प्रोपेगेशन, हम इसको कहते हैं मल्टीपाथ प्रोपेगेशन या मल्टीपाथ स्प्रेड हम इसको कहते हैं, ये है फेडिंग। और फिर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फेडिंग भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फार एंड ऑफ द ग्राउंड वेव टू द नियरेस्ट पॉइंट वेयर द स्काई वेव रिटर्न्स टू द अर्थ।
इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रेडिएशन, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस या स्किप जोन। हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस किन किन के बीच, फार एंड ऑफ द ग्राउंड वेव का फार एंड से कहाँ तक, नियरेस्ट पॉइंट वायर स्काई वेव रिटर्न। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और ये यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, स्काई वेव्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्काई वेव में क्या है, यहाँ पे होता है आयोनोस्फीयर, फॉर एग्जाम्पल ये आयोनोस्फीयर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो कुछ सिग्नल जो है ये यहाँ से आ जाएंगे, आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होंगे और यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएंगे, ग्राउंड के साथ टच करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव है। और इसी तरह एक और वेव आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। इसी तरह वेव नंबर थर्ड, ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे नियरेस्ट पॉइंट वायर स्काई वेव रिटर्न, तो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, स्काई वेव्स का नियरेस्ट पॉइंट ये वाला है। और जितना हम इस तरफ जाएंगे तो स्काई वेव्स कहाँ जाएंगे, स्काई वेव्स तो इस तरफ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ग्राउंड वेव्स जो है वो भी यहाँ पे पास हो जाती हैं, यानी कि ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे कुछ ग्राउंड वेव्स भी निकल जाएंगी, जो फॉर एग्जांपल कुछ एरिया तक यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर तक यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये ब्लू वाली जो है ये कौन सी वेव्स है, ग्राउंड वेव्स हैं, जो कि अराउंड दी सरफेस ऑफ द अर्थ जो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। और रेड वाली जो है ये कौन सी है, ये है स्काई वेव्स। तो ये क्या जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ से, आयोनोस्फीयर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो हमें बताना है जो ग्राउंड वेव जो है, ग्राउंड वेव का फार एंड, ग्राउंड वेव का फार एंड कौन सा हुआ, ये हुआ ग्राउंड वेव का फार एंड। और नियरेस्ट पॉइंट वायर स्काई वेव रिटर्न वो कौन सा है, वो है ये। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्किप जोन। अगर आपने ये अच्छे से ध्यान रखा होगा, ये हमने ऑलरेडी लास्ट मतलब कुछ मतलब सेकंड के थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये इसको कहते हैं स्किप जोन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह जो यहाँ से डिस्टेंस यानी कि ट्रांसमीटर से यहाँ तक ये नियरेस्ट कौन सी स्काई वेव है, इसको हम कहते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर से, इसको हम कहते हैं स्किप डिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्किप डिस्टेंस। ये भी हमने ऑलरेडी जो है पढ़ा है। तो ये क्या है, ये स्किप डिस्टेंस। और ये क्या है, ये वाला एरिया जो है इसको हम कहते हैं स्किप जोन। तो स्किप जोन और स्किप डिस्टेंस जो है ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें बताना है इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कौन सी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट है रेडियो वेव, लाइट, गामा वेव्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेक्चर नंबर सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स आती हैं वो सारी क्या है, वो इन सब को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि रेडियो वेव है, लाइट वेव, गामा वेव है या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी क्या है, सारी है यहाँ पे रेडियो वेव्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स आती है वो कौन सी आती है, वो है रेडियो वेव है। इसी तरह कौन सी है, माइक्रोवेव है। इसी तरह है बाकी जो वेव्स है लाइक यहाँ पे एक और आती है हमारी विजिबल, मान लीजिए विजिबल रेंज की वेव्स है। और इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं फिर हमारी इंफ्रारेड, यूवी, और यहाँ पे आएंगी फिर एक्स रेज, और फिर आ जाएंगे यहाँ पे गामा रेज। तो ये सारी क्या है, ये सारी हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है किनके पास, गामा रेज के पास, उनके उससे कम है फिर एक्स रेज की, उसके कम फिर यूवी की, और इस डायरेक्शन में फिर ये डिक्रीज हो जाती है। और अब अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है किनकी, वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, उसके बाद विजिबल रेज की। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है जो है, इसमें कौन कौन सी वेव आती है, उनका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, और सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे पहले विजिबल रे आती है, सॉरी पहले आईआर वेव आती है फिर विजिबल, यानी कि यहाँ पे पहले इंफ्रारेड
और फिर विजिबल, यहाँ पे करेक्ट करिए। तो पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल और फिर यूवी, एक्सरे और गामा रे। तो ये क्या है, ये है रेडियो वेव स्पेक्ट्रम। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे जो है लेक्चर एंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आज का लेक्चर सिर्फ ही 30-35 मिनट का रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पूरा हम 1 घंटे का लाएंगे आपके लिए, या उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम उसमें पूरी जो एम्पलीट्यूड टाइप्स ऑफ ये जो है मॉड्यूलेशन है वो हम उसमें कवर करेंगे। तो अभी आपका शायद जो एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आया है। तो अब हम आपके लिए डेली जो है क्लासेस लाएंगे, कुछ गैप भी रही बीच बीच में, तो कल से हम डेली क्लास लाएंगे आपके लिए। तो हम ये सिलेबस जो है कुछ दिनों में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यही मतलब विदिन 20 डेज़ हम ये ख़त्म करेंगे पूरा सिलेबस। तो कल से जो क्लासेज होंगी वो कम से कम 1.5 घंटे की होंगी, सो दैट को जो सिलेबस है ये टाइम पे यहाँ पे कंप्लीट हम कर सकें। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।